नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सीईटी बीएड का जो एग्ज़ाम 28 मई को हुआ है उसका आंसर की रिलीज कर दिया गया है और उसका जो आंसर की आया है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कशन करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ इसमें कट ऑफ की भी चर्चा करेंगे। कट ऑफ एक्सपेक्टेड किया जा सकता है जिसके कारण आपका गवर्नमेंट कॉलेज आपको एलोकेट किया जा सकता है। तो हम कैटेगरी वाइज उसको भी देखेंगे लास्ट में। अब हम वीडियो का डिस्कशन करते हैं। तो देखते हैं इसमें टोटल कितने क्वेश्चन थे। तो एमसीक्यू के फॉर्मेट टोटल 120 क्वेश्चन इसमें दिए गए थे। यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन इंट्रांस टेस्ट हुआ था बीएड एग्जामिनेशन के लिए, यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए इसका एग्जाम किया गया था। कब? 28 मई को किया गया है। 28 मई को एग्जाम हुआ। इसमें टोटल जो फॉर्म फिलअप किए गए थे लगभग क्या, तो एक में 1,37,000 के आसपास है, जो 1.37 लाख के आसपास है जो ये फॉर्म है जो फिलअप किए गए थे। इसमें सीटों की संख्या लगभग 38,000 है। क्या? तो 38,000 प्लस इसमें सीटों की संख्या है। ठीक है, और ये कट ऑफ किया जा सकता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। और ये सेट कौन सा सीरीज है? तो सेट सीरीज ये बी है। पुस्तक सीरीज कौन सा है? बी है। 2 घंटा का यह जो समय दिया गया था। तो देख सकते हैं पहले जनरल इंग्लिश कंप्रिहेंशन से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे इंग्लिश ये जो सी सेट होता है यूपीएससी के पेपर में, सी सेट इस तरह से ही कंप्रिहेंशन दिए जाते हैं और उससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। उसमें 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें 4 से 5 इस तरह से क्वेश्चन बनाया गया है। तो यही कह रहा है कि रीड दी पैसेज एंड आंसर दी 4 चॉइसेस गिवन आफ्टर ईच क्वेश्चन डेट फॉलो। तो आपको इस तरह से पैसेज पढ़ना है, उसी का पैसेज के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, आंसर देना होता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या, तो सब सहारन अफ्रीका हैज लॉस्ट हाउ मेनी ब्लैक राइनो जेनेटिक लिनिएजेस इन 200 ईयर्स। तो इसमें दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर जो ये फाइनल आंसर की आया है, फाइनल नहीं आया है अभी, जो आंसर की रिलीज किया गया है उसी के अकॉर्डिंग है जो मैच किया गया है। तो मिलाते हुए चलेंगे तो इसमें आंसर ऑप्शन डी 44 हो जाएगा। वहीं जेनेटिक डाइवर्सिटी इज प्रोपोर्शनल टू द एबिलिटी ऑफ स्पेसिस टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, यानी कि जेनेटिक है जो वेरिएबिलिटी की बात कर रहा है, क्या उसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू पैसेस। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन? तो जेनेटिक वेरिएशन है जो इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन के लिए, और इसका जो थ्योरी दिया था कौन दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। 1859 में यह पुस्तक लिखी थी, एन ओरिजिन ऑफ थ्योरी ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। जेनेटिकली यूनिक ब्लैक राइनोसॉर्स हैज बीन लॉस्ट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सेप्ट, तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तंजानिया में लॉस्ट नहीं हुआ है, बाकी सब जगह यह जो लॉस्ट हो चुका है। तो जैसे कि नाइजीरिया, मलावी, चाड, ये सब देशों में क्या, तो ये लॉस्ट कर गया है। क्या? तो जेनेटिकली यूनिक ब्लैक राइनोसोर की बात की जा रही है अकॉर्डिंग टू पैसेज। आपको एक पैसेज के अकॉर्डिंग है जो इसमें आंसर देना होता है, इसमें बाहर आपको दिमाग नहीं लगाना होता है। अगला है कि From the second half of the 20th century, what has caused a dramatic fall in black rhinoceros population? तो इसमें क्या, तो पोचिंग मतलब होता है शिकार करना के कारण क्या होता है, उसकी संख्या जो गिरावट देखी गई। द साइनोनिम ऑफ मैमोथ, मैमोथ का क्या साइनोनिम्स, यानी कि इसका क्या, तो इसका जो रिलेटेड मीनिंग है क्या हो सकता है। तो देख सकते हैं इसमें ग्रीडी मतलब लालची हो गया, स्ट्रेट मतलब सीधा साधा या स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा, वाइल्ड मतलब क्या, तो उस तरह से वाइल्ड जानते हैं कि क्या, तो जैसे वाइल्ड एनिमल हो गया तो लड़ाकू टाइप का। ह्यूज मतलब क्या होता है, विशाल हो गया। ह्यूज या मैमथ एक ही शब्द है, इसलिए आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देख सकते हैं कि यहाँ पे आयोग के द्वारा जो दिया गया है एग्जाम का आंसर की दिया गया है, क्या दिया गया, तो इसमें टॉट दिया गया, ही टॉट इन दिस कॉलेज फॉर 5 ईयर्स। हालांकि ये जो अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये क्या है, तो गलत ऑप्शन है जो इसमें दिया गया है। ठीक है, गलत आंसर है जो दिया गया है। तो इसमें क्या हो सकता है, तो टीचर्स तो होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि 4 लगा हुआ है, तो V4 यानी कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यह है जो क्या शब्द है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सेंटेंस है, तो ही हैज बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 5 ईयर्स। तो आंसर ऑप्शन डी होगा। लेकिन आयोग ये जो आंसर की दिया गया है, रिलीज किया गया, उसमें टॉट दिया गया, कुछ क्वेश्चन भी गलत दिए गए हैं, उसका क्लेम आप लोग है जो उसमें किया जाना चाहिए। ठीक है, द प्लान विल बी सैंक्शनड विद इन ए फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मतलब क्या होता है, 15 दिन का जो अवधि होता है, पीरियड होता है, उसको फोर्टनाइट बोलते हैं। ठीक है, तो विद इन अ फोर्टनाइट, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला है कि यहाँ भी है कि आई डिड नॉट येट गिव अप होप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ भी है जो कुछ आंसर यहाँ पे गलती दिया है, आई हैव नॉट येट अगेन अप होप, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही, तो आई डिड नॉट येट गिव अप होप, यानी कि मैंने अपना अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ा है, अभी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर ही रहा हूं, मैंने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ा। गिव अप मतलब छोड़ना। ठीक है, अगला है कि द वर्ड फ्लू ओवर माई हेड, यानी कि अगर
डायरेक्ट क्या, तो उसके ऊपर, माथे के ऊपर की ओर क्या, तो इस तरह से पक्षी उड़कर गया। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 10 का बी हो जाएगा। यूज मास्क एज ए प्रिकॉशन अगेंस्ट कोरोना वायरस, मास्क का यूज करना है हमें कोरोना वायरस से बचने के लिए। अगला है कि चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, तो हिज इलोक्वेंट स्पीच हेल्प्ड हिम बैक द अवार्ड, यानी कि उसके जो बोलने की जो शक्ति है, बोलने का जो भाषण देने का जो कला है, उसके कारण उन्हें यह पुरस्कार यह दिया गया। तो इसका अपोजिट याद रखना है, क्या पूछा है, अपोजिट। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इनआर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है कि बहुत अच्छी तरह से बातों को बोलना। इनआर्टिकुलेट मतलब क्या होगा, बहुत अच्छी तरह से बातों को न बोलना, यानी कि इसके अपोजिट हो गया, ऑप्शन डी इसलिए सही हो जाएगा। अगला है कि इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है, पूछा गया है। तो मर्डर ऑफ ब्रदर, तो ब्रदर का जो मर्डर होता है उसको एक शब्द से डिनोट किया जाता है, फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड मतलब क्या होता है, भाई की हत्या करना। तो फ्रैट्रिसाइड ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें करेक्टली स्पेल्ड क्या हो जाएगा, गायनेकोलॉजी हो जाएगा, दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जो ये ऑप्शन डी है जो सही दिया गया है अकॉर्डिंग टू आंसर की, ये सारे आंसर की को दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग है जो दिया गया है, इसको भी देखते हुए चलेंगे। अगला है कि हिज इंडोलेंस इज ए ग्रेट ड्रॉबैक टू हिज सक्सेस, तो क्या टू हिज सक्सेस हो जाएगा, फॉर हिज सक्सेस नहीं, टू हिज सक्सेस आंसर सही दिया गया है। चलिए आगे भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहां पे ऑप्शन देख सकते हैं कि ये भी ऑप्शन है जो गलत है, क्योंकि क्या है, तो गायनेकोलॉजी हो जाएगा, क्या, गायनेकोलॉजी, GYNAE तो ये भी है जो ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि 14 नंबर में ही है जो आयोग के द्वारा आंसर गलत दिया गया है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जबकि ये ऑप्शन डी दिया गया है। तो इसको भी इस तरह से आप है जो गलत श्रेणी में रखेंगे, फिर बाद में हो सकता है फाइनल आंसर की आए तो उसमें है जो संशोधन किया जा सके। हिज इंडोलेंस इज ए ग्रेट ड्रॉबैक टू हिज सक्सेस हो जाएगा। अगला है कि हिंदी में कुछ प्रश्न पूछे गए, 15 इंग्लिश कंप्रिहेंशन से और ग्रामर वगैरह पूछे गए। अब है जो हिंदी से भी समान, हिंदी से भी खंड 2 में पूछे गए प्रश्न है। तो निर्मल का संधि क्या हो जाएगा, तो निर्मल का संधि हो जाएगा निह जोड़मल, निह जोड़मल क्या, तो निर्मल हो जाएगा। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो किसी का प्रिय व्यक्ति होना, यानी कि कह दे कि आप मेरे नाक के बाल हैं, यानी कि आप मेरे लिए सबसे प्यारे व्यक्ति हैं। तो इसका आंसर किसी का प्रिय व्यक्ति हो जाना। हिंदी किस लिपि से निबद्ध है, तो यहाँ पे हो सकता है देवनागरी भी दे दे और ब्राह्मी भी दे दे, ठीक है। तो देवनागरी क्या है, तो लिपि है जो हिंदी की जो लिपि है मुख्य रूप से देवनागरी है, लेकिन देवनागरी भी कहाँ से आई है, तो ये भी ब्राह्मी से आई है। तो इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्या हो सकता है ऑप्शन सी, यहाँ पे ब्राह्मी दिया गया है तो सही भी हो सकता है, ठीक है। वह चलते चलते अचानक रुक गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, तो यह क्रिया की विशेषता बता रहा कि चलते चलते क्या हो गया, अचानक रुक गया, वह तेज दौड़ने लगा। तो ये सब शब्द क्या है, तो अचानक जैसे कि हो गया, तो यह क्रिया विशेषण है, यानी विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो पूस की रात, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या है, क्रिया विशेषण कहते हैं। पूस की रात के लेखक जानते हैं कि आपने मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियां पढ़े होंगे, उसके बारे में जानते होंगे, तो ऐसे पुस्तक भी पूछे गए हैं। जैसे पूस की रात के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद है, ठीक है। पूस की रात मुंशी प्रेमचंद। वसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है कि इसमें कौन सा नहीं है पर्यायवाची शब्द, तो इसमें यानी कि समानार्थक शब्द कौन सा नहीं है, तो बसंत का मतलब ऋतुराज हो गया, सही है। माधव, पिक मित्र, ये सब सारे क्या है, तो इसके संधि है जो इसके समानार्थक शब्द है, जबकि प्रवाल क्या है, तो इसमें गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ग्राम्य का विलोम क्या हो जाएगा, तो ग्राम का मतलब ग्रामीण जीवन, वही नागरी जो जीवन होता है, नगर जीवन, तो क्या होगा, नगरीकृत यानी कि सिविलाइज्ड, या जो अर्बनाइज्ड जो लाइफ होता है वो नागर से संबंधित है। तो नागर इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे नगर या नगर भी रहता तो वो भी सही है। इनमें से देशज शब्द क्या है, यानी कि देसी भाषा कौन सा है, देसी भाषा में यूज करने वाले शब्द कौन सा है, तो खराटा है, क्या, खराटा ये देशज शब्द है जो देश में इस तरह से जन्म लिया है। हिंदी में स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 11 है जो हिंदी वर्णों की संख्या है, आपने पढ़ा होगा हिंदी वर्णमाला में टोटल स्वर्णों की संख्या क्या है, तो 11 है। वही बहुव्रीहि समास का उदाहरण पूछा है कि इसमें बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या हो सकता है, तो वसुंधरा है जो इसका बहुव्रीहि समास है। समास के जानते हैं कि 6 वेद होते हैं, इसमें बस बहुव्रीहि हो गया, क्रमधारय हो गया, अव्ययी भाव हो गया, द्वंद्व हो गया, दिगु हो गया, तो ये सब जो प्रमुख क्या है समास है।
और समास के क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलने से बने शब्द को क्या कहते हैं, ये क्या तो संधि, ये समास कहते हैं। जबकि दो या दो से वर्णों के मेल से बने शब्द को कहते हैं क्या तो संधि कहते हैं। अगला है कि अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर वैसे ही सही विकल्प पे आपको है जो टिक आउट करना है कौन सा इसमें दिए गए अकॉर्डिंग टू पैसेज आपका आंसर क्या सही हो सकता है। तो पहला है 26 नंबर क्वेश्चन कि बेरोजगारी पर काबू पाने में असमर्थता क्यों है। तो दिए गए अब ऐसे प्रश्न में, ऐसे स्टेटमेंट में या फिर ऐसे पैसेज में क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चन है जो आप जिससे पढ़ेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर भी मिलते हुए चल जाएगा। तो बेरोजगारी पर काबू पाने में असमर्थता क्यों है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या, ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही, जिस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जा रही है। अनेक विद्यार्थियों की शिक्षा रुक जाने का प्रमुख कारण क्या होता है कि उसमें जो सही समय पे उसको स्कूल में पेमेंट नहीं उसके घर से किया जाता है, जिस कारण से भी उसकी पढ़ाई पे बाधा यह पहुंचती है और उसकी पढ़ाई वहीं पे रुक जाती है, जिसके कारण सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि क्या तो उसको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि उसका जो स्कूली शिक्षा है वो कम से कम पूरी हो जाए और उसमें कुछ स्कॉलरशिप वगैरह भी दी जाती है। वैसे ही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई है, यह इसी चीज को रोकने के लिए किया गया है। अगला है तो असर्शन और रीजन यानी कथन और कारण से आपका संबंध बनाना है और बताना है कि इसमें क्या कथन दोनों सही है, क्या कथन दोनों गलत है, क्या कथन वन है जो दूसरे को एक्सप्लेन करता है या कथन दो है जो पहले वाले को एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है। तो इसमें कह रहा है कथन एक क्या है तो सही है कि हमारे संसाधनों पर बढ़ती जनसंख्या का दबाव तीव्रतर होता जा रहा है, यानी कि बढ़ते हुए जनसंख्या है जो हमारी क्या तो हमारे ये संसाधन जितने हैं उस पर भी जनसंख्या जितनी बढ़ रही है उसमें क्या तो उसका अलोकेशन या उसका जो डिवीजन है वो ज़्यादा हो रहा है, जिस कारण से ये प्रेशर होता जा रहा है किस पे, रिसोर्सेज पे। जो प्रकृति ने हमें मुक्त हस्त होकर दिया था आज दुर्लभ होता जा रहा है, यानी कि जो हमें प्रकृति के द्वारा प्रोवाइड किया गया था जो फ्री रिसोर्सेज वो उसमें क्या तो अब कंट्रोल होता जा रहा है, उसमें भी अब है जिसमें कमी देखने को मिल रही है। तो कथन ए तो सही है लेकिन कारण जो आर है उसकी गलत व्याख्या करता है। कथन ए सही है लेकिन कथन आर है जो इसकी गलत व्याख्या करता है, तो यह ये भी समझ सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सी हो जाएगा। अगला है कि शिक्षित नवयुवकों के लिए रोजगार न होने पर क्या परिणाम होता है, यानी कि जो शिक्षित नवयुवक है उनको यदि रोजगार न दिया जाए तो क्या हो सकता है, तो अनेक सामाजिक बुराइयां की उत्पत्ति हो सकती है, यानी कि वह सोशल इविल्स की ओर बढ़ सकता है, यानी कि छोटे छोटे है जो क्राइम्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ड्रग्स वगैरह ये सब भी स्मगलिंग में है जो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो यह है जो सोसाइटी के लिए काफी अच्छा सूचक नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और बताना है कि इसमें कौन से कथन है जो गद्यांश के अकॉर्डिंग है जो सही है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है तो क्या तो स्वतंत्रता से पहले विद्यालयों की संख्या वर्तमान से अधिक थी। तो ये जाहिर सी बात है, स्टेटमेंट बिल्कुल अपने आप में ही गलत है, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले है जो विद्यालय इतना भी ज्यादा नहीं था। अगर इतना ही होता तो हमारे उस समय की एजुकेशन लेवल काफ़ी अच्छी होती, लेकिन उस समय की जो आज़ादी के आसपास जो स्वतंत्रता के समय क्या हमारी जो लिटरेसी रेट था पूरे ऑल ओवर इंडिया का तो 10 से 15% के आसपास ये रहा होगा। शिक्षा और रोजगार की उचित व्यवस्था की कमी सामाजिक बुराइयां उत्पन्न कर देती है। तो शिक्षा और रोजगार की उचित व्यवस्था की कमी हमारे समाज में क्या तो बुराइयां उत्पन्न करती है, जिस कारण से युवा है जो भटक जाते हैं और गलत कदम भी उठा लेते हैं। चारों ओर भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है, फिर भी सभी स्थानों पर शांति एवं व्यवस्था बरकरार है। तो जहां जहां भीड़ है तो फिर शांति इतनी बहुत अच्छी नहीं होगी, कहीं ना कहीं इस तरह से अशांति भी उत्पन्न होती है ज्यादा भीड़ होने के कारण। तो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 है क्या सही पूछा है, तो ऑप्शन 2 ही सिर्फ है जो इसमें अकॉर्डिंग टू पैसेज सही है। अगला प्रश्न है कि लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसमें जो आपको बताते चलेंगे, आंसर बताते हुए चलेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, साथ साथ अपना आंसर मिलाते हुए चलेंगे। तो कह रहा है कि इन दी फॉलोइंग सेक्शन क्वेश्चन सिलेक्ट दी ऑर्डर नंबर, इसमें से कौन से ऑर्डर नंबर है। तो दिए गए क्वेश्चन को आप एनालाइज करेंगे तो इसमें देख सकते हैं कि 2 2 3 5 2 2 3 5 6 11 हो जाएगा। क्या तो 11 हो जाएगा, 11 5 2 7 7 14 1 7 8 1 9 9 18 हो जाएगा, 6 2 8 8 16 हो जाएगा। यानी कि सारे क्या है तो इवन नंबर है और एक ऑड नंबर क्या अकेला ऑप्शन ए हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें मिलान करना है तो आपने इस तरह से आपने पढ़ा होगा इसको किस तरह से अरेंज करना है। तो एल के देख सकते हैं एल क्या है तो एल एल एम एन, ठीक है, तो 2 शब्द पहले हो जाएगा। तो इसी तरह से इसमें भी बैठा के इसको चलेंगे तो ऑप्शन डी है जो क्या तो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। वही रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसमें आर जे का पिता है, क्यू पी की पुत्री है, आर एस का पुत्र है, जे की पुत्री है, पी एस की पत्नी है, पी के से कैसे संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पति की माता है यानी कि हस्बैंड्स मदर है। तो पी कैसे संबंधित है, पी क्या है तो पति की माता है, पी के से कैसे संबंधित है तो पति की माता।
अगला है कौन सा अक्षर समूह बता रहा है, श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पे रहेगा। तो इस तरह से दिए गए इसको बना लीजिएगा, RJN इसका आंसर सही दिया गया है। अगला है कि 4 वर्ण समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी एक प्रकार से एक जैसा है, परंतु एक है जो क्या अलग है, और ये अलग कौन सा है, तो GED है, GED है। इसको आप बनाकर देख लेंगे। साथ ही यदि 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था तो 28 फरवरी 2019 को सप्ताह में कौन सा दिन था, तो ये इसका आंसर 2 दिन बढ़ जाएगा, मंगल बुध बृहस्पति, ये अगला गुरुवार हो जाएगा। ऑप्शन ए, ये 2019 की बात की जा रही है। ठीक है, अगला है क्या, तो यदि आप 1 से 100 तक सभी अंकों को लिखेंगे तो कितनी बार आप 1 लिखेंगे, कितनी बार आप 1 लिखेंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो 21 बार इसका आंसर सही हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न अभी यूपीएससी के पीटी में पूछा गया कि 1 से 100 नेचुरल नंबर है, उसमें है जो क्या, तो इसमें कौन सा है जो क्या कटेगा नहीं। ठीक है, कोई कटेगा नहीं, तो इस तरह से यानी कि 2 3 5 से विभाजित नहीं होगा, इस तरह से 2 3 5 6 से विभाजित नहीं होगा, तो इसका आंसर बताना था, इसकी संख्या बताना था। ये है जो अभी यूपीएससी के सीसेट पेपर में पूछा गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, तो आगे भी ध्यान रखना है। तो 21 है जो एक बार लिखेंगे, यानी 1 से 100 तक लिखेंगे तो उसमें 21 क्या आ जाएगा, 21 बार है जो 1 लिखेंगे इसमें। अगला है कि रोमन को लिखा गया है इस तरह से, और फ्रांस को किस तरह से लिखा जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू उसी के अकॉर्डिंग मर्ज करा देना है। तो आर का क्या है, आर के जगह आई हो जाएगा, यानी कि दूसरे लेटर पे क्या आई आ जाएगा। दूसरे लेटर पे आई कहाँ पे है, तो ये सारे में आई है, तो इस तरह से कोड पे बता सकते हैं। एन कहाँ है, तो एन है जो यहाँ पे एन की जगह क्या है, तो लास्ट में एम है, एन की जगह एम, यानी कि तीसरे लेटर पे एम रहेगा, तो ये भी है। तो इस तरह से आप बना लेंगे तो आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन ए इसमें सही सही मैच कर जाएगा। अगला है, तो ये भी वैसे ही आसान पेपर है, आसान क्वेश्चन है कि 5 ये @2 ये इस तरह से सिंबलाइज करके लिखा गया, इसका मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। यदि 48 उम्मीदवारों के एक समूह में रीना का रैंक ऊपर से 11वां है तो नीचे से रीना का रैंक क्या होगा, तो इसका आंसर 38 हो जाएगा। और इसका क्या है, तो इसमें कौन सा अक्षर क्वेश्चन मार्क पे आएगा, तो ऑप्शन बी, इसमें ये क्या ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे बी आएगा, क्या तो बी आएगा, तो इस तरह से सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, तो इसमें 21 आंसर इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप लोग मिलाते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न का आंसर 3 7 15 31 63 और फिर क्या, तो 3 दूनी 6 + 1 7 दूनी 14 + 1 गुना 2 + 1 करते हुए चल जाना है। ठीक है, तो 31 दूनी 62 63 63 दूना 126 + 1 127 हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन ए 127 इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो 4 9 16। ठीक है, तो 4 9 16 इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 5 ये 25 आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 45 का कह रहा है कि दिए गए चित्रों में वर्गों की संख्या यानी स्क्वायर का नंबर क्या हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन दी फिगर 25 हो जाएगा। क्या 25 हो जाएगा। 32 गुना 5 बराबर 25 और 19 गुना 4 बराबर 40, तो 54 गुना 3 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन सी 27 हो जाएगा। क्या 27 हो जाएगा। माध्य निकालना है तो 1 2 3 6 1 4 5 38 का जो माध्य हो जाएगा क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए 4 हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है, जैसे हाथ हो गया, नाक हो गया, आंख हो गया, ये सब इसको हम बाहरी रूप से देख सकते हैं, लेकिन दिल क्या है, तो ये अंदर धड़क रहा है, तो इसको हम क्या टच नहीं कर सकते हैं, या फिर उस तरह से क्या विजुअली पूरी तरह से नहीं है। ठीक है, अपना दिल अभी तक कोई नहीं देखा होगा, जो देखा होगा उसका निकला होगा दिल। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें क्या, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि कौन से अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसमें अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत क्या है, 20 है, तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताना है, तो इसमें 23 आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला 8 15 28 53 और श्रृंखला को पूरा करना, तो इसका अगला क्या हो जाएगा, तो ठीक है 8 दूना 16 - 1 15 दूना 30 - 2 28। ठीक है, 8 गुना 2 -1 हो जाएगा, 8 दूनी 16 - 1 15 दूनी 30 - 2 और फिर क्या है, तो 28 दूनी 56 गुना 3 गुना 2 -3 हो जाएगा। 28 दूनी 56 - 3 53 53 गुना 2 -4 हो जाएगा। 53 दूना क्या हो जाएगा, 53 दूना 106 - 4 102 आंसर इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि किसी कोड में इस तरह से मिलाना है कि मनी को 72 लिखते हैं तो बिल को 35 लिखते हैं, तो इस तरह से टोकन को किस प्रकार कोडित किया जा सकता है। ये कोड का जो नंबर और कोड का इस तरह से दिया जाता है क्वेश्चन, इसमें आंसर हो जाएगा 65 हो जाएगा। चलिए
अगला है कि इस तरह से व्यवस्था दिया गया कि सभी एक को हटा दिया जाए तो निम्न में कौन सा विकल्प दी गई व्यवस्था के बाएं ओर से 11वां होगा। तो आपको हटाकर देखे होंगे तो इसमें आंसर ऑप्शन ये क्या ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें सी हो जाएगा। ठीक है, यदि पी का अर्थ भागा है, क्यू का अर्थ गुना है, आर का अर्थ प्लस है और एस का अर्थ माइनस है तो इसका आंसर टोटल क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ये माइनस प्लस, तो इसका आंसर ऑप्शन ए 132 हो जाएगा। अगला है तो ए अनुपात बी बराबर 11:7, बी अनुपात सी बराबर 5:19 और ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या हो जाएगा। तो इसमें आपने देखा होगा कि इस तरह से भी बनाया जा सकता है, ए अनुपात बी अनुपात सी लिख देंगे और ए अनुपात बी का वैल्यू क्या है तो 11:7 हो जाएगा, 11:7 और बी अनुपात सी का वैल्यू क्या है तो 5:19 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से 7, इस तरह से 5, 11×5 = 55, 7×5 = 35 और 19×7 = 126 से हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 133 हो जाएगा, 19×7 = 133 से। ठीक है, 55, 35 और 133 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य नॉलेज की। जो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, काफ़ी है जो डिस्कशन जो हम लोग कर रहे हैं टेस्ट सीरीज का जो खाकी बैच आया है उसका डिस्कशन कर रहे हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन है जो काफ़ी है जो इससे मिलते जुलते हैं। इसमें है जो लगभग जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें लगभग सारा डिस्कशन ही लगभग किया गया है, वहीं से क्वेश्चन है जो इस तरह से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगला है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जानते हैं कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, इसका जिक्र कहाँ दिया गया है तो आर्टिकल 12 से कहां पे दिया गया, आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 और पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट दिया गया है, पार्ट 3 में दिया गया है फंडामेंटल राइट। ठीक है, और टोटल फंडामेंटल राइट्स की संख्या कितनी है तो 6 है, और पहले 7 हुआ करता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आया, इसके बाद इसको हटा दिया गया। क्या, राइट टू प्रॉपर्टी को यानी संपत्ति को अधिकार को इसको हटा दिया गया किसके द्वारा, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, हटा करके कहां लिया गया तो आर्टिकल 300A में इसको दिया गया है। और अब क्या है, एक फंडामेंटल राइट नहीं, एक विधिक अधिकार है, जिसे कह सकते हैं कि क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या एक लीगल राइट है, एक फंडामेंटल राइट अब नहीं है। यानी कि अब इसके संपत्ति का यदि वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते आर्टिकल 32 और 226 के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला है कौन शासक, और वही बहुत सारे चीज, जैसे आयरलैंड से क्या लाया गया तो डीपीएसपी लाया गया, तो डीपीएसपी आयरलैंड से लाया गया, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये पार्ट 4A में दिया गया है और 36 से 51 आर्टिकल में यह दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से स्टेट क्या करता है तो सोशल एंड वेलफेयर पॉलिसी लाता है, और इसका मुख्य मकसद क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, जबकि फंडामेंटल राइट का काम क्या है तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी कि राजनीतिक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना, इसका मुख्य प्रमोट करना, इसका मेन मकसद किसका है, फंडामेंटल राइट का, यानी कि राजनीतिक प्रजातंत्र को स्ट्रॉन्ग करना है। और यहीं पे डीपीएसपी का काम क्या है तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी यानी कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को है जो आगे प्रमोट करना है डीपीएसपी। ठीक है, और ब्रिटेन से बहुत सारे लाज लाए गए, जो मुख्य रूप से क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, जो यहीं से ब्रिटेन से ही लिया गया, और उसमें मेजर सेक्शन ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहीं से लिया गया है। ठीक है, जिस कारण से बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ कुछ अडॉप्ट किए गए हैं, जिस कारण से कहा जाता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या है, एक बैग ऑफ बोरोइंग्स है, यानी कि कर्ज का थैली है। ठीक है, यानी दूसरे जगह से लाया गया है। हालांकि यह जो इसका खंडन करते हैं स्वामी कौन तो भीमराव अंबेडकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होते हैं, और कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग है जो दूसरे से लाए हैं, लेकिन लाए हैं क्यों, क्योंकि बहुत पहले हमारे से है जो संविधान लिखा गया है, और सबसे पहला संविधान जो लिखा गया था अमेरिका का लिखा गया है, और उससे हमने कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन क्या तो इसके पहले एग्जिस्ट था, और हम अपने सोसाइटी में जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग ही हमने अपने को उसमें एडजस्ट कराया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कॉपी कर दिया, कुछ भी अंधा आंख बंद करके कॉपी कर दिया है, तो इस तरह से याद रखना है। अगला है कि कौन शासक प्राचीन भारत को सर्वप्रथम एकीकृत राष्ट्र बनाया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का आपने नाम सुना होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसकी अपने ये चाणक्य की सहायता से है जो किसको, घनानंद को हराते हैं, और घनानंद को हराने के बाद क्या तो मौर्य वंश की स्थापना 322 BC में करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 322 BC से लेकर 185 BC तक यह इनका शासनकाल मौर्य वंश का चलता है, और इसमें कहा जाता है कि विजेता
सिकंदर को कहा जाता है कि जो कभी न हारा उसे कहते हैं सिकंदर, ठीक है, जो जीता वही सिकंदर, लेकिन जो सिकंदर को जीता वो कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं कौन, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका जो मुख्य जो क्षेत्र का जो प्रसार था ये क्या, तो इसमें भारत जो अभी वर्तमान में है, इसके अलावे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और फिर इधर जैसे क्षेत्रों में है जो इसका प्रमुखता है जो देखी जाती थी, ठीक है। और इसी घनानंद को हरा करके किया था, और ये नंद वंश का अंतिम शासक था जिसने क्या, तो चाणक्य को बेइज्जत करके बाहर फेंक दिया था, दरबार से फेंकवा दिया था। अगला है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन किया था, तो सत्यशोधक समाज का मतलब ही होता है सत्य के लिए शोध करना, और यह फूले किसके द्वारा, तो ये ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में है जो सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है। और सत्यशोधक समाज मुख्य रूप से क्या करता है, तो सत्य के लिए शोध करता है, और उस समय के जो ब्राह्मणवादी या फिर मनुवादी जो विचारधारा था उससे निपटने का यह जो प्रयास करते हैं। और इसमें कहते हैं कि क्या, तो हम अपनी क्या, तो एक इकोनॉमिक उस तरह से सोसाइटी, उस तरह से एक सोसाइटी बनाना है जिसमें हम खुद ही है जो अपने आप को श्रेष्ठ माने, और ब्राह्मणवादी विचारों को इसने चैलेंज देने का प्रयास किया। अपने फुल मूवी अभी हाल ही में फूले है जो रिलीज हुआ, जिस कारण से यह काफ़ी है जो विवादों में भी रहा, और ये इसी ज्योतिबा फूले पे है जो आधारित है। ज्योतिबा फूले के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है जिसका नाम है गुलामगिरी, गुलामगिरी, गुलामगिरी। और ये भी लिखा जाता है कब, 1873 में यह बुक लिखी जाती है, और काफ़ी फेमस बुक है, क्वेश्चन कई जगह पूछा गया है। और इनकी जो क्या, तो इनकी जो वाइफ होती है ये है जो पहली भारत की महिला शिक्षक होती है, ठीक है, पहली महिला शिक्षक इनकी वाइफ ही ज्योतिबा फूले के। उनके प्रयासों से फिर विधवा पुनर्विवाह जैसे भी क्षेत्र में भी काम किया गया, साथ साथ शिक्षा है जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया गया। अगला है कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के पूर्वज भारत के किस प्रदेश से संबंधित है। हाल ही में आपने न्यूज में सुना होगा कि सुनीता विलियम्स और क्या, तो बुच बिल्मर, बिल्मर ये जाते हैं दोनों साथ में, कहा, तो ये अंतरिक्ष में जाते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाते हैं, और ये मात्र 9 दिन 10 दिन के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि टेक्निकल खराबी हो जाती है, और इसके बाद है जो ये वापस है जो लौट जाते हैं, वापस लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण वहाँ उन्हें 286 दिनों तक है जो लगभग 9 महीना के आसपास है जो उनको रहना पड़ जाता है। फिर उसके बाद स्पेस एक्स का क्रू 9 मिसाइल, क्रू 9 जो मिसाइल है, सॉरी ये क्रू 9 जो स्पेसशिप है वो लाता है कहाँ पे, ये फ्लोरिडा के जो समुद्र है उसमें है जो उसको लाके लॉन्च, ये है जो लैंड कराता है, फिर ये है जो बाहर निकलती है, और उसके बाद इसके सारे शरीर पे है जो रिसर्च भी कराया जाता है। तो ये मुख्य रूप से कहाँ से बिलोंग करती है, 1957 में है जो इसके पूर्वज कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये गुजरात में थे, और वहाँ से बाद 1957 में चले गए, अमेरिका चले गए, और अमेरिका में ही फिर 1964-65 के आसपास इनकी क्या होती है, इनका जन्म होता है सुनीता विलियम्स का। और इन्हें उड़न परी भी कहा जाता है, क्या, तो उड़न परी, स्पेस का, अंतरिक्ष का उड़न परी कहा जाता है सुनीता विलियम्स को, अंतरिक्ष का उड़न परी। और ये कहाँ से, तो गुजरात क्षेत्र से संबंधित है। चलिए अगला है कि किसने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नए नाम से घोषित किया, तो यही शेख मुजीबुर रहमान था, जिसके प्रयासों से क्या किया, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। और ये पहले जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो बंटवारे के बाद पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जो बन गया था, पश्चिमी पाकिस्तान जो बांग्लादेश हो गया, पूर्वी पाकिस्तान जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश है। और यहीं पे शेख मुजीबुर रहमान के प्रयासों से क्या हुआ, तो वहाँ पे एक नए बांग्लादेश का है जो गठन हुआ, एक नए अवामी लीग की स्थापना की गई, और उसी के प्रयासों से फिर क्या, तो एक बांग्लादेश बन गया। वही अवामी लीग की जो पार्टी का है जो लीडर अभिषेक हसीना थी, जो अभी वहाँ प्रधानमंत्री के कई सालों तक रही, 15 से 20 साल। उसके बाद फिर क्या हुआ, 15 के आसपास रही। उसके बाद फिर उसको वहाँ से अभी हाल ही में देखे होंगे कि मोहम्मद यूनिस वहाँ के इकोनॉमिक एडवाइजर बने हुए हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजर, यानी प्रशासनिक सलाहकार बने हुए हैं, और वहाँ मिलिट्री रूल अभी एस्टेब्लिश है, ठीक है। तो इसका आंसर शेख मुजीबुर रहमान हो जाएगा, और इंदिरा गांधी के प्रयास से ही यह किया गया है, कब, 26 मार्च 1971 को। और भारत के द्वारा सबसे पहली बार है जो भारत के द्वारा ही मान्यता दी गई थी एज ए कंट्री के रूप में, किसको, बांग्लादेश को, ठीक है। और मुक्ति वाहिनी जो सेवा है, या जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा की जो सहयोग किया था, इसमें बांग्लादेश को आज़ाद होने में इंडियन आर्मी मुख्य रूप से क्या, तो इसमें सहयोग किया था। साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान का इसमें युद्ध हो जाता है 1971 में, भारत और पाकिस्तान के, जिसमें पाकिस्तान के कई सैनिक है जिसमें है जो क्या, तो लगभग इसमें भारतीय सैनिक के द्वारा कैदी बना लिए जाते हैं, फिर बाद में उसको ये फिर छोड़ा जाता है कुछ शर्त के साथ। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब आरंभ किया गया था, तो जानते हैं कि 22 मार्च, क्या, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब आरंभ किया गया था,
तो यह 1900 कब से 1930 में। तो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल, 12 मार्च से 6 अप्रैल, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। 1930 तक क्या होते हैं, यह है जो 24 दिन तक चलता है। 24 दिन याद रखना है, 78 सहयोगी इसमें शामिल होते हैं और फिर 78 सहयोगी के साथ साथ इसमें 240 माइल्स की दूरी ये सब तय करते हैं, 240 माइल्स की दूरी तय करते हैं। तो इस तरह कुछ फैक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं, तो इसको भी याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। और ये कहाँ से निकलते हैं, तो साबरमती से निकलते हैं और गुजरात के नवसारी जिला में एक जगह है दांडी, वहां पे जाते हैं और नमक बनाकर, नमक कानून होता है उसको तोड़ते हैं और फिर ये ब्रिटिश को चैलेंज देते हैं कि हम इंडिया क्या है, तो इंडिया हम अपनी आज़ादी की ओर बढ़ रहे हैं, अपने स्वराज की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1930 हो जाएगा। सौर मंडल का हरा ग्रह किसे कहा गया, तो नेपच्यून को, जिसे कहा गया क्या, यूरेनस, यूरेनस को हरा ग्रह कहा गया। हरा ग्रह कहा गया किसको, नेपच्यून को, यानी कि ये जो यूरेनस है उसको हरा ग्रह कहा गया, ठीक है। अगला है, तो इसमें वायुमंडल में जानते हैं कि सौरमंडल में जो सन है जो प्रमुख रूप से क्या, तो इसका सेंटर ऑफ द ये सोलर सिस्टम है, उसी के आसपास क्या, उसके चारों ओर क्या होता है, तो सारे जो ग्रह है या एस्टेरॉइड्स हो गए या फिर जो एक्सो प्लैनेट्स है ये रिवॉल्व करते रहते हैं, यानी कि सूर्य के चारों तरफ ये सब परिक्रमा करते रहते हैं। उसी में जैसे कि ब्लू ग्रह कहा जाता है किसको, पृथ्वी को कहा जाता है, और लाल ग्रह मंगल को। तो ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे इसमें गए हैं, तो ये भी आपको सावधान रहना है कि आगे इस तरह से काफी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख सकते हैं। अगला है कि देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन सा है, तो द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री इज क्या, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर पेट्रोलियम हो जाएगा, क्या, सॉरी, इसका आंसर रेलवेज हो जाएगा, रेलवेज। ऑप्शन 63 का सी हो जाएगा, क्या, रेलवे हो जाएगा, ऑप्शन सी रेलवे हो जाएगा, रेलवे हो जाएगा, ठीक है। 63 का आंसर क्या हो जाएगा, रेलवे हो जाएगा। एक बार मिला लेते हैं, ठीक है। तो 63 का रेलवे हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी, यानी कि सबसे क्या, तो बड़ा जो पब्लिक सेक्टर क्षेत्र है कौन सा है, रेलवे ही है। ये आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। कह रहा है कौन सा ग्रह नीला ग्रह, तो आपने देखा कि लाल ग्रह, नीला ग्रह, ब्लू ग्रह इस तरह से भी पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर नीला ग्रह। क्या, तो पानी की ज्यादा से ज्यादा उपलब्धता होने के कारण क्या होती है, तो इसका जो कलर है पृथ्वी का नीला दिखाई पड़ता है, तो इस कारण से इसे कहा गया पृथ्वी को नीला ग्रह। गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा की, देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन है जो 2 बार रिपीट किया गया। तो इसका आंसर 1930 हो जाएगा, दांडी यात्रा। भारतीय संविधान किसका अनुमोदन नहीं करता है, तो इस तरह से जानते हैं कि भारतीय संविधान में के जो प्रस्तावना है, मुख्य रूप से प्रस्तावना में इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। बाद में जो ये सोशलिस्ट और ये जो सेकुलर शब्द है इसको बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको ऐड इसमें किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पहले से समाजवाद को नहीं ऐड किया जाता है, नहीं क्या, तो सेकुलर को, यानी कि निरपेक्षवाद को, ठीक है। तो इसमें धर्मनिरपेक्षता को भी बाद में ऐड किया जाता है, प्रजातंत्र को ऐड शुरू से रहता है, प्रभुसत्ता भी आगे से रहता है, धर्मनिरपेक्षता बाद में ऐड किया जाता है। लेकिन इसमें निरंकुशता की चर्चा नहीं की है। यदि कोई प्रजातांत्रिक शासन में निरंकुश हो जाए, यानी कि ऑटोक्रेटिक हो जाए, यानी कि अपना निर्णय, अपना जो रूलिंग कर ले, इसमें क्या कि कोई संविधान इसमें ना हो, तब है जो निरंकुश शासन कहलाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन अनुमोदन नहीं करता है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महादेश की बात करें तो इसमें कौन है, तो इसमें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महादेश कौन है, तो इसमें आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसमें एशिया हो जाएगा, क्या, एशिया हो जाएगा। एशिया में ही मुख्य रूप से क्या क्षेत्र आते हैं, तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है। और एशिया में कितने देशों की संख्या कितनी है, तो इसे एशिया में जानते हैं कि एशिया में लगभग 45 देश है। और इसमें प्रमुख देश में चाइना हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे क्षेत्र इसमें शामिल है, ठीक है। तो बड़े बड़े इसमें देश भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। वहीं अफ्रीका की बात करें तो यह सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है और इसमें टोटल देशों की संख्या क्या है, तो 54 है। तो टोटल इसमें 54 कंट्री है। यूरोप की बात करते हैं तो इसमें लगभग 50 कंट्री के आसपास इसमें भी है, ठीक है। तो 50 कंट्री के आसपास है जो इसमें भी शामिल है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन सबसे गहरा सागर है? तो गहरा सागर की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जानते हैं कि प्रशांत महासागर सबसे गहरा सागर है, और उसके जो डीपेस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? तो मरियाना गर्त है, जिसकी जो गहराई है लगभग कितनी है? तो 11,000 फीट के आसपास है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है, प्रशांत महासागर जिसे शांत महासागर भी कहा जाता है। और प्रशांत महासागर जो फिलीपींस के क्षेत्र में आता है उसमें रिंग ऑफ द फेंस, यानी कि उसमें वोल्केनो जो जनरेट होते हैं, वोल्केनो ज्वालामुखी अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में आते हैं। जो आपने देखा होगा कि हवाईयन पेनिनसुला है या हवाईयन द्वीप है, या फिर जो फिलीपींस हो गया या उसके जापान हो गया, ये सब क्षेत्र क्या है? तो भूकंपीय क्षेत्र है, यानी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा है जो भूकंप आते रहते हैं। इस कारण से इसे रिंग ऑफ फेंस भी कहा गया है, सॉरी रिंग ऑफ फायर ऑफ, ठीक है, रिंग ऑफ फायर कहा गया है। कंप्यूटर का जनक किसके रूप में किसे जाना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज। जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज है जो इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। आपने जाना कंप्यूटर का सबसे पहली बार इस तरह से निर्माण कराना शुरू किया किसने? तो ये चार्ल्स बेबेज ने ही स्टार्ट किया था। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो समानता के अधिकार की बात करते हैं तो राइट इक्वलिटी की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 में यह दिया गया है कि क्या? तो समानता का अधिकार, यानी कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कि क्या? तो कानून के समक्ष क्या? तो सारे व्यक्ति है जो समान रहेंगे। ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म या किसी भी लिंग से ही क्यों ना हो। ठीक है, 19 की बात करते हैं तो इसमें जानते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। इसमें बोलने की आज़ादी दी जाती है, हालांकि इसको एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के आधार पर इसको रोक भी लगाई जा सकती है। आर्टिकल 21 में जानते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि आपको जीने का अधिकार इसमें आर्टिकल 21 में दिया गया है। यानी कि इसमें क्या? तो इसमें बहुत सारे अधिकार इसमें निहित है, जैसे कि राइट टू चूज लाइफ पार्टनर, यानी कि अपने पसंदीदा औरत से शादी करने का भी अधिकार है, औरत नहीं लड़की। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट यानी स्वच्छ वातावरण में आपको जीने का अधिकार है। साथ ही साथ इसमें पीने का जो पानी है वो स्वच्छ होना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। साथ ही साथ इसमें डिजिटल एक्सेस, यानी कि जो आपका ऑनलाइन एक्सेस, माना कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन इंटरनेट ही बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया जाए तो आपका पढ़ाई बाधित होगा, जिस कारण से राइट टू डिजिटल एक्सेस को है जिसमें फंडामेंटल राइट है जो सुनिश्चित किया गया है अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और साथ ही साथ यानी कि साथ ही साथ इसमें राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार को इसमें शामिल किया गया। राइट टू यूज इंटरनेट यूज करने का भी आपका फंडामेंटल राइट है। हालांकि कभी कभी क्षेत्रों में कहीं कहीं शटडाउन लगाए जाते हैं, जिस कारण से एक सोशल इमेज भी या फिर एक वर्ल्ड इमेज भी उस क्षेत्र की खराब होती है, या वर्ल्ड की उस कंट्री की खराब होती है कि कई बार कितने बार शटडाउन किया गया इंटरनेट। अगला 32 अनुच्छेद 32 में जानते हैं कि इसमें क्या पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 32 को कहा जाता है ये भीमराव अंबेडकर ने कहा क्या? तो इसको कहा संविधान की मूल आत्मा, यानी कि संविधान की मूल आत्मा कौन है? भीमराव अंबेडकर के अनुसार तो ये आर्टिकल 32 है जो प्रोवाइड करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक विचारों का अधिकार। ठीक है, यानी कि आपका यदि कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आर्टिकल 32 के द्वारा आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? रिट जारी करेगा, जिसमें 5 तरह के रिट होते हैं। हैबियस कार्पस हो गया, मांडुमस हो गया, सर्टियोररी हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, क्यो वारंटो हो गया। इस तरह के 5 रिट जारी करेगा। और उसी में क्या करेगा फिर हाईकोर्ट भी, यदि आप पहले हाईकोर्ट जाएंगे आर्टिकल 226 के द्वारा, इसमें क्या होगा कि इसमें भी 5 तरह के रिट जारी किए जाते हैं। हालांकि जो जुरिस्डिक्शन क्षेत्र है वो किसका ज़्यादा है? तो ये सुप्रीम कोर्ट का है, जो कम है किससे? हाईकोर्ट से कम है। हाईकोर्ट का रिट जारी करने का जुरिस्डिक्शन पावर ज़्यादा है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? यानी कि सूर्य से, माने कि जानते हैं कि विटामिन डी ऐसा एक विटामिन है जो हमारे शरीर में उपलब्ध तो होता है, लेकिन जैसे ही सूर्य मिलेगा, सूर्य की रोशनी इस पर पड़ेगा, तब ये विटामिन क्या करेगा? ये है जो एक्सपोज होगा, यानी कि बाहर है जो ये रिलीज होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विटामिन डी हो जाएगा। और विटामिन डी की कमी से आपने देखा होगा कि बच्चों में रिकेट्स की बीमारी होती है, जिसमें हड्डी क्या होता है? सूख जाते हैं। वही ऑस्टोमेलेसिया जैसे बीमारी होती है, जिसमें हड्डियों का जो डेंसिटी है वो क्या होता है? पतला, खराब हो जाता है, यानी कमजोर हो जाता है। हड्डियों का डेंसिटी कम हो जाता है, जिस कारण से हड्डी है जो एडल्ट में कमजोर होते जाते हैं, और उसको देखते हो कि बहुत सारा और भी बीमारी इससे हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कार भी होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, और विटामिन B12 क्या? तो आंतों और क्या? तो यकृत में भी पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन है जो अभी सिविल कोर्ट मेंस में पूछा गया था कि आंत में पाए जाने वाले विटामिन कौन से होते हैं। आपने सिविल कोर्ट मेंस का एग्जाम अभी दिया होगा, तो उसमें क्वेश्चन एक था जीएस का कि विटामिन B12 है जो कौन से
जैसे आंतों में पाए जाने वाले विटामिन कौन से दिए गए ऑप्शन में है, तो विटामिन B है, B12 है जिसे साइनोकोबालामिन कहते हैं, और ये कहाँ, तो इसको याद रखना है, आंतों में पाए जाते हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह भी याद रखना है, आंतों या यकृत भी होता है ऑप्शन में, तो भी टिक लगा सकते हैं। वहीं विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रेटिनॉल होता है जिसको रतौंधी कहते हैं, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात में आपको न दिखाई देगी, जिसको क्या बोलते हैं, रेटिनॉल कहते हैं विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। WTO का पूर्ण रूप क्या है, अभी बिहार दरोगा मध्य निषेध का एग्जाम हुआ, उसमें पीटी परीक्षा में सीधे सीधे यही क्वेश्चन पूछा था कि WTO का पूर्ण रूप क्या होता है, यही सेम क्वेश्चन यहाँ भी रिपीट किया गया है। तो क्वेश्चन है जो एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में ही है जो ट्रांसफर होते रहते हैं, कहीं ना कहीं इसका रूप बदल कर या फिर उसके आसपास के है जो कोर एरियाज को कवर करते हुए क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं। WTO का पूर्ण रूप क्या है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है, तो 1 जनवरी 1995 को। जैसे अभी WTO पूछा तो अगले एग्जाम में ये पूछ देगा कि कौन सा संधि के द्वारा है जो WTO की स्थापना की गई थी, तो मराकस ट्रीटी, मराकस संधि के द्वारा क्या, तो इसकी स्थापना की गई थी, जो होता है कब, 1994 में, और इसकी स्थापना कब की जाती है, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की जाती है। और किसको रिप्लेस करता है, तो ये रिप्लेस करता है किसको, तो GATT, यानी क्या, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। GATT की स्थापना कब होती है, तो 1 जनवरी 1948 को इसकी स्थापना होती है, 1 जनवरी 1948 को इसकी स्थापना होती है, और फिर 1 जनवरी 1995 को यह बन जाता है क्या, तो WTO बन जाता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी GATT को रिप्लेस करते हुए WTO की स्थापना हो जाती है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं ऑप्शन बी, इस तरह से ही क्वेश्चन है जो आपको आगे पीछे डिजाइन करते हुए पूछ देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है। तो भारत के जो राष्ट्रपति है कम से कम उनको क्या उम्र होनी चाहिए तब वो राष्ट्रपति है जो बन सकते हैं, तो कम से कम उनकी 35 वर्ष या 35 वर्ष से अधिक ही होनी चाहिए, तो यानी कि मिनिमम एज क्या, तो 35 वर्ष। अभी लोकपाल के बारे में पूछ दिया था, UPSC PT में क्वेश्चन ये पूछा था कि लोकपाल की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, यानी कि 45 वर्ष से कम होंगे तो लोकपाल नहीं बनेंगे, 45 वर्ष या 45 वर्ष से अधिक बने रहेंगे तभी लोकपाल बन सकते हैं। तो लोकपाल की उम्र क्या होनी चाहिए, तो लोकपाल की कम से कम उम्र होनी चाहिए क्या, तो 45 या 45 से ज्यादा, क्या, तो 45 या 45 से क्या ज्यादा होना चाहिए लोकपाल का। वहीं लोकसभा के सदस्य जो कोई बनेगा, यानी संसद का सदस्य बनने के लिए कम से कम क्या, तो 25 या 25 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, और वहीं विधानसभा का बात करें, विधानसभा की बात करते हैं तो ये भी कितना, तो ये 25 या 25 से अधिक। ठीक है, और वहीं पंचायत में चुनाव में लड़ने के लिए क्या होता है, पंचायती चुनाव लड़ने के लिए तो इसमें कम से कम आपका उम्र कितना होना चाहिए, तो 21 वर्ष, 21 या 21 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, और वहीं पंचायत में चुनाव लड़ने का 21 या 21 वर्ष, लेकिन पूरा ओवरऑल यदि आप पूरे भारत में चुनाव में शामिल होना चाहते हो तो कम से कम आपका उम्र होना चाहिए कितनी, तो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तब आप है जो कहीं वोट दे सकते हैं। और यह 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा इसको लाया गया था। तो 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा इसको लाया गया, इसको और 21 वर्ष से घटा करके एज कितना किया गया, 18 वर्ष किया गया था। ठीक है, और ये इफेक्ट में कब आता है, इफेक्ट में 1989 में इसको इफेक्ट में लाया जाता है। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में यह भी रहता है कि 61वां संविधान संशोधन 1988 लाया गया, यह कब प्रभाव में आया, तो कई ऑप्शन में लोग 1988 मार देते हैं, लेकिन 1989 से यह प्रभाव में आता है। और भी देख ले, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो जानते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र है जो उपग्रह यानी सैटेलाइट कौन है, जो नेचुरल सैटेलाइट है वो एक चंद्रमा है, तो चंद्रमा एकमात्र है, चंद्रमा। और सबसे ज्यादा जो सैटेलाइट की बात करते हैं, सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या किसकी है, तो शनि ग्रह की है, तो शनि ग्रह की सबसे ज्यादा है जो उपग्रह है, शनि ग्रह की सबसे ज्यादा उपग्रह है। वो दूसरा में स्थान पे आता है कौन, बृहस्पति, बृहस्पति क्या है, तो दूसरा स्थान पे आता है बृहस्पति, जिसे जुपिटर बोलते हैं। और पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो ग्रह है कौन है, तो यही जुपिटर है। और कहीं कहीं एग्जाम में पूछ देता है एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स है जो कहाँ पाया जाता है, तो एस्टेरॉइड्स है जो पाया जाता है मार्स और जुपिटर के बीच में, क्या, तो मार्स हो गया, क्या है, मार्स है, मंगल ग्रह और जुपिटर के बीच में इस तरह से क्या होते हैं, तो यह एस्टेरॉइड्स है जो घूमते रहता है, इस तरह से घूमते रहता है एस्टेरॉइड्स, और ये सन के केंद्र बिंदु में रहता है।
ठीक है, इसको याद रखना है। अगला है कि लाल ग्रह कौन से ग्रह को कहा जाता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपने देखा काफी सोलर सिस्टम से है जो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछा गया, काफी इजी क्वेश्चन है। तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को, लाल ग्रह किसको कहा जाता है, मंगल ग्रह को कहा जाता है, ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें फेरस का जो आयरन का उपलब्धता होने के कारण से मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी के जो जुड़वा बहन है उसको किसको कहा जाता है, मंगल को ही कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, शुक्र को कहा जाता है क्या, तो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, इस तरह से कहा जाता है शुक्र को, वीनस को कहा जाता है। और जो वीनस और यूरेनस है, यानी कि वीनस मतलब शुक्र और अरुण, ये क्या करता है, तो जैसे हम लोग जो पूरे पृथ्वी और क्या करता है, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। और भी अन्य जो ग्रह है वो वेस्ट टू ईस्ट है, लेकिन क्या, तो वेनस और यूरेनस क्या करते हैं, तो ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि इस सबके अपोजिट, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है कि मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी। तो जानते हैं कि मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की जाती है, तो मिड डे मील की योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा है जो इस तरह से जो पोषण से जो हानि हो रहा था, यानी कि उसके जो माल न्यूट्रिशन का शिकार बच्चे हो रहे थे, उसमें खून की कमी या फिर उसमें जो आयरन की कमी हो रही थी, या फिर अच्छे तरह से जो गरीब बच्चे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने तो जाते हैं लेकिन खाना अच्छे से घर पे नहीं खाते हैं ना वहाँ पे, इस कारण से उनकी जो बौद्धिक विकास है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रही है, जिस कारण से भारत सरकार के द्वारा 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई, यानी मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई। अभी हाल ही में सरकारी स्कूल में आपने देखा होगा किस तरह से बच्चे थाली लेकर जाते हैं, वहाँ पे खाते, बस खाने का इंतजार करते हैं और बीच में पढ़ाई वगैरह दो अभी चौपट है। आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूल में टीचर तो आए हुए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा है जो मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से हमारी जो शिक्षा व्यवस्था सरकारी स्कूल की है काफ़ी अच्छी नहीं है। यदि सरकारी जो स्कूलों में जो शिक्षा की स्थिति अच्छी सुधरती जाएगी तब है जो लोग प्राइवेट स्कूल भी है जो धीरे धीरे बंद होता जाएगा, लेकिन ऐसा अभी देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत सारे स्कूल टीचर इसमें ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन काफ़ी अच्छी स्थिति नहीं बनी हुई है अभी तक। निम्न में कौन सी धातु सबसे हल्की है, हालांकि पोटेंशियल है कि बिहार गवर्नमेंट है जिसमें सुधार कर सकती है, अपने लिटरेसी रेट को और भी अच्छा कर सकता है। अभी तो 2011 की जनगणना के अनुसार अभी तक शिक्षा में सबसे कम बिहार का ही परसेंटेज है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी लिथियम हो जाएगा, ऑप्शन सी लिथियम हो जाएगा। लिथियम धातु क्या है, तो सबसे हल्की धातु है। लिथियम क्या है, तो सबसे हल्की धातु क्या है, लिथियम है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो जानते हैं कि मगध मौर्य साम्राज्य के समय में मगध की जो उस समय जो उसके पहले भी कौन था, तो हर्यंक वंश आया। हर्यंक वंश ने के संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। उसके पहले जयद्रथ था। वो सब क्या किया था, तो उसमें सबसे पहली बार जो मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ, राजगिरी जिसे अब वर्तमान में राजगीर कहा जाता है। ठीक है, राजगीर कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो वहाँ से भी इस तरह से हल्के हल्के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और मगध साम्राज्य के बाद में फिर राजधानी कई जगह ट्रांसफर होते हैं। मगध की राजधानी फिर राजगीर से क्या उदयन ने ट्रांसफर करके कहाँ बनाया, तो ये पाटलिपुत्र में बनाता है, सोन नदी और गंगा नदी के संगम पे बनाता है। और फिर उसके बाद कुछ समय के बाद कालाशोक क्या करता है, तो वैशाली भी ले जाता है। इस तरह से भी आगे आपने पढ़ा भी होगा। फिर बाद में है जो मुख्य रूप से क्या, तो पाटलिपुत्रा में ही है जो कैपिटल रह जाती है। संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष कौन बने होते हैं, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो भीमराव अम्बेडकर होते हैं और इसमें 7 प्रमुख सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये क्वेश्चन ही पूछा गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है क्या, मॉडर्न, ये क्या, तो आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जबकि आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है, यानी कि आधुनिक भारत का जो वास्तुकार है कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू को मॉडर्न इंडिया का आर्किटेक्ट कहा जाता है। और वहीं मॉडर्न ये क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट कहा जाता है किसको, भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। कहीं कहीं ऐसा भी आलोचना किया जाता है कि भीमराव अम्बेडकर ने किया क्या, वो तो दूसरे देशों से किताब पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े और यहाँ ला करके क्या किया, तो है जो लिख दिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तो लाने का काम किए, कहीं क्या एडजस्ट होगा, क्या सुटेबल रहेगा हमारे कंट्री के उस समय के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन या फिर उस तरह की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी को देखते हुए क्या हमारे लिए सही रहेगा, उसको भी देखते हुए इसने एडजस्ट कराया हमारे संविधान के अकॉर्डिंग। क्या हमारे पीपल के लिए कौन से सही रहेंगे, कौन से नहीं रहेंगे, इसको भी उसने हटाया और फिर ऐड भी कराया कौन से, इस तरह से उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी का मुख्य रूप से जो मेंबर होते हैं ये काफ़ी अच्छा प्रयास किए थे और इनको इस तरह से इनका श्रेय भी मिलता है और मिलना भी चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आबादी की गुणवत्ता किस पर निर्भर होती है, तो क्वालिटी ऑफ ए पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन क्या, तो इसमें साक्षरता दर पे डिपेंड करती है। यानी कि यदि किसी राज्य की या किसी क्षेत्र की जो आबादी है यदि शिक्षित होगी तो वहाँ पे जानते हैं कि वहाँ का जो विकास है वो अलग हर एक तरह से है जो वहाँ पे डेवलप देखने को मिलेगी।
जैसे कि उसमें कौशल निर्माण भी होगा, एक व्यक्ति का स्वास्थ्य लेवल भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए लिटरेसी रेट है जो डिपेंड करता है क्या, तो उसकी बताता है किस तरह से वहाँ पे क्वालिटेटिव पर्सन वहाँ पे बिलोंग कर रहा है। विविधता में एकता की बात कर रहे हैं, यह वाक्य किसने कहा, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो शब्द है वो किसने दिया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा है जो दिक्कत कर सकता था। ठीक है, तो इसका आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह शब्द दिया था। सॉरी, ये विविधता में एकता वाक्य लिखा के कहा है किसने, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। जवाहरलाल नेहरू ने यह वाक्य कहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था, तो 1951 में पहली बार है जो आम चुनाव आज़ादी के बाद हुआ था। हालांकि 1937 में ऐसे पहली बार प्रयास किया गया था, ब्रिटिश इंडिया के में जो समय था उस समय 1937 में किया गया था। ठीक है, और 1951 में पहली बार आज़ादी के बाद हुआ। 1952 में जानते हैं कि लोकसभा का पहला लोकसभा का निर्माण भी होता है 1952 में। भारत में असमानता किस कारण से है, तो असमानता की बात करते हैं तो भारत में असमानता किस कारण से है, तो जाति और लिंग के कारण है, यानी कि कास्ट एंड जेंडर भी इफेक्ट करता है किसको, इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, यह है जो डिपेंड करता है, दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क एक विश्वव्यापी प्रणाली है, तो व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, तो कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क को जोड़ने में इंटरनेट का है जो प्रमुख रोल है। इंटरनेट इसका आंसर सही हो जाएगा। यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है, तो यूपीआई यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। ये कई एग्जामों में इस तरह से फुल फॉर्म ही पूछ दिया गया है। तो क्या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका आंसर सही हो जाएगा। अभी भारत सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि यूपीआई को अलग अलग देशों में है जिसको भी बढ़ाया जाए, ताकि वहां जाके लोग करे जाए, स्कैन करे, पेमेंट करे इंडियन पीपल। ठीक है, जैसे कि मालदीव में हो गया, अभी यूएई में हुआ, ठीक है, सिंगापुर में हुआ। तो यही क्वेश्चन है जो बीपीएससी अभी यूपीएससी के पीटी में करंट अफेयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कहाँ कहाँ कौन कौन से देश में यह है जो यूपीआई है जो अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा है जो उसको लॉन्च किया गया है। तो ये बांग्लादेश में अभी लॉन्च नहीं किया गया। ये क्वेश्चन में सीधे था कि बांग्लादेश ऑप्शन से कट जाता। ठीक है, बांग्लादेश नहीं ना पाकिस्तान, फ्रांस में भी शुरू हुआ है। ठीक है, याद रखना है। जबकि जर्मनी में शुरू नहीं हुआ है। जर्मनी बांग्लादेश दोनों ऑप्शन में था, लेकिन दोनों ये गलत हो जाता। स्पेस एक्स ने कौन से नाम से अपने नए अंतरिक्ष यान का सफल परीक्षण किया, तो इसका नाम है स्टारशिप। क्या स्टारशिप नाम से अपने नए अंतरिक्ष यान का सफल परीक्षण किया स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स के जो मालिक है कौन है, तो इसका नाम है एलन मस्क है। और एलन मस्क की और भी जैसे कंपनियां हैं, जैसे कि ट्विटर को इसने खरीदा और नया नाम दे दिया एक्स। और इसके जो अभी सीईओ है लिंडा याकोरिनो। लिंडा याकोरिनो क्या है, तो एक्स के सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो लिंडा याकोरिनो। ठीक है, अगला है भारत में जनहित याचिका पीआईएल की अवधारणा कौन से देश की से प्रेरित है। तो जानते हैं कि जनहित याचिका जो जस्टिस भगवती थे उन्हीं के प्रयासों से भारत में भी है जो लाया जाता है। और ये पीआईएल जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि पब्लिक के फेवर में, यानी कि पब्लिक में हो सकता है कुछ इन्वायरमेंट का मैटर हो या कुछ भी मैटर हो, तो उसके खिलाफ कोई भी है जो वकील है उसमें हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से पीआईएल डाल सकता है, क्योंकि यह किसी भी मेजर सेक्शन को अफेक्ट कर रहा है। तो पीआईएल ये अमेरिका से है जो लाया गया है, अमेरिका के संविधान से, इस तरह से यहाँ के वहां से ये प्रेरणा है। अगला है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था एडमंड हिलेरी हो जाएगा। एडमंड हिलेरी हो जाएगा। वही नील आर्मस्ट्रांग कौन था, तो अपोलो 11 के द्वारा 16 जुलाई 1969 को यह जाता है कहाँ, चंद्रमा पे जाता है। और पहला कदम जो चंद्रमा पे रखता है यह, इसका नाम है क्या, तो यही नील आर्मस्ट्रांग है। केरल की राजधानी जानते हैं, कितना अच्छा पूछ दिया है, तिरुवनंतपुरम, जबकि ये चेन्नई की राजधानी, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। ठीक है, दमन एवं दीव का राजधानी जो उस समय दमन था, अभी दमन और दादर नगर हवेली दोनों मैच करा दिया गया है, दोनों को एक यूनिफाइड करके एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। और सिलवासा तो पहले जो दादर नगर हवेली था उसी का राजधानी था। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी कौन, प्रतिभा पाटिल बनी। और इसके बाद याद रखना है कि इसके बाद द्रौपदी मुर्मू अभी दूसरी है जो प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और दूसरी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इंदिरा गांधी क्या, तो फर्स्ट वीमेन पीएम बनी थी इंडिया का। ठीक है, निम्नलिखित में किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर है। कोणार्क सूर्य मंदिर का आपने नाम सुना होगा। ये कहाँ है, तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में पुरी में आपने गया होगा तो वहाँ पे देखा होगा कि क्या है, तो ब्लैक पैगोडा, जिसे कहा जाता है क्या, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा, कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है।
ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र से संबंधित है। देखिए आंसर में यह क्वेश्चन है का आंसर है जो इतिहास दे दिया है, लेकिन इतिहास से नहीं, यह साहित्यिक क्षेत्र से संबंधित है, साहित्य से संबंधित है, साहित्य से संबंधित। और पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था किसको दिया गया था, जी.एम. कुरूप को दिया गया। वहीं आशापूर्णा देवी पहली महिला को यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अभी 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी जानते हैं कि रामभद्राचार्य और गुलजार साहब को यह दिया गया है, तो इसको भी याद रख सकते हैं। वही भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, तो जानते हैं कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा, जानते हैं कि राष्ट्रीय गीत कहाँ, वंदे मातरम को कहा जाता है, जबकि राष्ट्रीय गान क्या है, तो जन गण मन हो जाएगा। राष्ट्रीय गान क्या है, तो जन गण मन, और राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम हो जाएगा, वंदे मातरम हो जाएगा। तो इसके रचयिता की बात करते हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा, राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो यह कब मनाया जाता है, तो यह भी क्वेश्चन का आंसर है जो गलत दिया है, और इसका आंसर 5 मार्च दे दिया है, लेकिन 5 मार्च गलत होगा, 8 मार्च इसका आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है अभी हाल ही में 2 महीना पहले कहाँ मनाया गया, तो ये उस पूरे विश्व में मनाया गया, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब, तो 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है, तो मालगुडी डेज के लेखक कई एग्जामों में इस तरह से उनके मालगुडी डेज के जो लेखक है उनका पुस्तक है जो पूछा गया है, तो आर के नारायण इनका नाम है, आर के नारायण। देख सकते हैं आर के लक्ष्मण और आर के नारायण, आपको ऑप्शन नाम में कंफ्यूजन के लिए दिया गया था, इसको ध्यान रखना है, तो इसका आंसर आर के नारायण हो जाएगा। चलिए आगे है, अब पूछा है विद्यालयों में शिक्षण अधिगम में परिवेश, यानी टीचर लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल्स, यानी कि यदि आप बीएड की परीक्षा पास करके टीचर का एग्जाम देने जा रहे हैं और टीचर बनेंगे, तो इसमें जरूरी सी बात है कि आपका टीचर रिलेटेड आपके कुछ टेस्ट हैं वो वही करा लिया जाए, ताकि आप है जो आपके अंदर वैसे कुछ कुशलता है कि नहीं, यह भी टेस्ट करना जरूरी है। तो कह रहा हूँ सेड डेट स्कूल इज ए मिनिएचर सोसाइटी, यानी कि किसने कहा कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, यानी कि समाज में किस तरह से आपको बैठना है, किस तरह से बातें करनी है, किस तरह से एक सोसाइटी में आपका जो इमेज बनेगा, इस तरह से एक मिरर में आप दिखेंगे वो समाज में, तो है जो विद्यालय ही आपको सिखाएगा कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, आगे क्या करना है, किस तरह से नैतिक जिम्मेदारियों को लेना है, सामाजिक जिम्मेदारियों को लेना है। ऑप्शन बी इस तरह से जॉन डीबी हो जाएगा, जॉन डीबी इसका आंसर हो जाएगा कि जॉन डीबी ने कहा कि विद्यालय ही समाज का क्या है, तो एक आईना है या एक लघु रूप है। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो एक शिक्षक को अपने विषय को मजबूत करना चाहिए, ठीक है, अपने शिक्षण कौशल को बढ़ाना चाहिए, साथ ही साथ अपने छात्रों की समझ को बढ़ाना चाहिए, नहीं कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को भी समझ में आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर से ऊपर बाउंस हो जाए। और साथ ही साथ आपका है जो आपको भी समझ, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उस पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, ताकि है जो बच्चे समझ सके कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो सही है। तो इस कारण से ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी इजी था। वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसमें मुख्य रूप से जो चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि जो बच्चों को ये देख सकते हो ऑप्शन में कि शिक्षक केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, अभिभावक केंद्रित तो नहीं, बाल केंद्रित, यानी कि बच्चों को आपको पढ़ाना है तो बाल केंद्रित ही होना चाहिए आपकी पढ़ाई, कि बच्चों को क्या समस्या है, उसको कौन कौन सी समस्या हो सकती है पढ़ाई में, तो इस तरह से उसको डील भी करना है। साथ ही साथ उसको उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट भी होना चाहिए, ताकि बच्चों को आप समझाएं तो उसको प्यार से समझा सके, उसको एक दिमाग में उस तरह से विकसित कर सके। बच्चों के कक्ष में वस्तुएं किस प्रकार की होनी चाहिए, तो बच्चों के उपयुक्त आकार के अनुसार ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों का जो साइज छोटा है बड़ा सा उस तरह से एक ब्लैक बोर्ड वगैरह दे दिए तो अच्छी तरह से वो ना लिख पाएगा ना समझ पाएगा। तो इस तरह से बच्चों का जो ब्लैक बोर्ड होता है तो छोटा सा होता है, उसमें स्लिट जो लिखने का होता है। तो अपने बच्चा हो आप जब बच्चा होंगे तो उस समय की काफ़ी आपके साथ भी अनुभव इस तरह के होते होंगे, आप भी समझने में किसी चीज़ को दिक्कत आती होगी। तो जैसे कि मेरी बात करें तो पहली बार मुझे स्लेट पे नाम लिखने को मिला तो रवि मैं ऐसे लिख दिया था, ऐसे करके लिख दिया था, तो यह रवि फसल वाला लिख दिया था। लेकिन बाद में फिर हमको भी बताया कि नहीं रवि ऐसे ही नहीं, ये फिर ऐसे लिखाता है। तो इस तरह से भी मतलब अभी तक मतलब याद ही है कि जो हमने किया था उस समय। बच्चों के उपयुक्त आकार के अनुसार जो उसको समाज जो स्कूल में किया तो उसकी वस्तुएं होनी चाहिए। अगला है कि शिक्षक और छात्र के बीच में संबंध कैसा होना चाहिए, तो कक्षा के वातावरण को सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए ही होना चाहिए, नहीं कि शिक्षक और छात्र का एक जो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एक दूसरे का एक रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे को वो समझ सके, एक दूसरे से क्वेश्चन भी पूछे, ऐसा ना कि डरा धमका के उसको पढ़ाना है, उसको एक प्रेम पूर्वक पढ़ाना है ताकि वो समझे भी चीज़ों को और है जो उसको है जो अपने क्रियाकलाप में भी आगे भी उसको जारी रखे। ठीक है,
अगला है कि एक शिक्षक में छात्रों के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, तो उसमें उत्तरदायित्व का, संवेदनशीलता का, सकारात्मकता का भाव, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ सेंसिटिविटी, सेंस ऑफ पॉजिटिविटी, ये सब सारे फैक्टर्स है जो उसमें दिखना चाहिए कि एक बच्चे में क्या होनी चाहिए। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड शुड ए टीचर हैव टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों के प्रति एक शिक्षक के अंदर क्या होना चाहिए, यानी कि उसमें एक क्या, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों के साथ निर्मम व्यवहार किया जाना चाहिए कि निर्दयी रूप से उसको मार रहा है, पीट रहा है, तब उसको बच्चा समझ पाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए कि अच्छे से समझाना चाहिए, ताकि उसकी जो प्रॉब्लम है, जैसे आपने तारे जमीन पे आपने आमिर खान की मूवी देखा होगा, एक बच्चा है जो काफ़ी मंद बुद्धि का होता है और उसको दिक्कत होती है जो शब्द है उसको समझने में। तो लेकिन उसको जब प्यार से, उसका पैशन क्या था, उसका पैशन पेंटिंग था, जिस कारण से फिर आमिर खान उसको समझता है कि क्या उसकी समस्या थी। ठीक है, तो एज ए टीचर आपको सभी तरह से आपको बच्चों का संवेदनशीलता भी होनी चाहिए आपके अंदर, साथ ही साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसमें आपका सकारात्मकता का भाव होना चाहिए, कि पॉजिटिविटी का भी उसमें आपको भाव दिखना चाहिए। शिक्षक और छात्रों के बीच में अंतःक्रिया कैसी होती है, तो शिक्षकों के समृद्ध ज्ञान से, शिक्षकों को छात्रों के मित्र होने से, शिक्षक को पथ प्रदर्शक होने से। ऐसा नहीं कि मात्र आपको पढ़ा कर चल दे, आपको साथ साथ आपको गाइड भी करे, आपको किस तरह से आगे आप लाइफ में बढ़ सकते हैं, उसके लिए भी आपका शिक्षक क्या एक मित्र के समान आपके साथ व्यवहार करेगा। साथ ही साथ आपको क्या करेगा, तो आपको एक अच्छी तरह से डायरेक्शन देगा, एक मित्रवत भी व्यवहार करेगा। अनुशासन का प्रकार क्या होता है, तो इसमें प्रभावात्मक, मुक्त्यात्मक, दमनात्मक, यानी कि इम्प्रेशनिस्टिक, इमेंसिपेशनिस्टिक और रिप्रेशनिस्टिक्स। ठीक है, इस तरह से व्यवहार होना चाहिए, यानी प्रभावात्मक, ठीक है, मुक्त्यात्मक, दमनात्मक, ऐसे सारे अनुशासन के प्रकार है, यानी कि इस तरह से भी फॉलो करना चाहिए, ताकि आपका है जो बच्चा और शिक्षक के बीच में इस तरह से व्यवहार है जो सुनिश्चित हो सके। काफी लंबी हिंदी है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो शिक्षा का उद्देश्य मुख्य रूप से होना चाहिए विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना, यानी टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिकल लाइफ, यानी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या, किस तरह से वो आगे अप्रोच कर सके अपने लाइफ में, अपने करियर के प्रति है जो, किस तरह से आपका डिसीजन लेना है, किस तरह से आगे वो ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो जैसे फोर्थ क्लास में पढ़ रहा है, तो फोर्थ क्लास में जो पढ़ रहा है बच्चा, तो फोर्थ क्लास के अकॉर्डिंग है जो उसको उस तरह के सब्जेक्ट मैटर के अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना भी जरूरी है, और उसके लिए उस तरह से प्रयास किया जाना चाहिए। अधिगम का उद्देश्य क्या होना चाहिए, यानी कि एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग शुड बी, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, तो उसमें बिहेवियर चेंजेस, एडजस्टमेंट। ठीक है, तो इसमें दोनों हो जाएगा, व्यवहार परिवर्तन होना चाहिए, समायोजन, यानी कि एडजस्टमेंट भी किया जाएगा, और फिर इसका मुख्य जो लर्निंग यानी सीखने का उद्देश्य क्या है, तो आपको बिहेवियरल चेंजेस, यानी कुछ बिहेवियर आप पहले गलत कर रहे थे उसमें आपको चेंजिंग करना है। ठीक है, सीखने का प्रथम सोपान क्या है, तो जिज्ञासा, यानी कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग इज द क्यूरियोसिटी, यानी कि आपको सीखने का मन ही नहीं है, लालसा नहीं है, कि तब तो क्वेश्चन पूछेंगे आप। यदि आपको मन है कि हम पूछेंगे इसके बारे में होता क्यों है, तो जैसे कि कोई पूछा कि हाँ भाई, ये जो सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ ये जो सोलर सिस्टम है, सूर्य के चारों तरफ क्या है, तो पृथ्वी, ये मंगल ग्रह, ये सब सारे घूमते रहते हैं, आखिर इसका कारण क्या है, तो कारण क्या है, तो कारण जानने के लिए आप है जो पूछ सकते हैं। ऐसे टीचर बता दिया कि हाँ ये सब घूमते हैं, तो क्यों घूमते हैं, तो ये सब क्या, तो कारण है, तो यही जिज्ञासा है, क्या क्यूरियोसिटी है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह है जो दूसरे से अलाइन रहते हैं। किसने कहा कि बच्चों को सर्वप्रथम है जो क्या, तो लिखना सीखना चाहिए, तो मॉन्टेसरी ने कहा। आपने देखा होगा कि मॉन्टेसरी स्कूल्स वगैरह भी खोले गए हैं, मॉन्टेसरी स्कूल, आपने संत मॉन्टेसरी, संत मैरी, ये सब स्कूल भी देखे होंगे, तो यह मॉन्टेसरी है जिसने कहा कि बच्चों को सर्वप्रथम लिखना सीखना चाहिए, यानी कि चिल्ड्रन शुड लर्न टू राइट फर्स्ट, तो उसको किस तरह से लिखना है, तो इस तरह से सीखना चाहिए। जैसे आपने बचपन में देखा होगा कि आपको का, खा, गा, घा, आंगा इस तरह से पढ़ाया जाता है, ABCDEF, सबसे पहली शुरुआत यहीं से कराई जाती है, और किस तरह से आप लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, और उसमें पहाड़ा भी इसमें बताया जाता है। ठीक है, तो हमने भी बहुत पढ़ा था। एक शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए क्या, तो नियमित करनी चाहिए, नहीं कि होमवर्क आपको पर डे मिलना चाहिए। आप बचपन में देखे होंगे कि उस तरह से आपको भी होम टास्क दिया जाता था, बच्चों के घर से इतना पहाड़ा लिख करके लाना है, इतना कैलकुलेट करना है, इतना जो गुना, इतना भागा, इतना जोड़ घटाव, इस तरह से करके आना है। तो एक नियमित रूप से होगा, तब आपके प्रैक्टिस है जो और अच्छी उस समय होती जाती है, और एक माइंड भी डेवलप होता है एक समय के अनुसार। तभी है जो आप बड़े बड़े कैलकुलेशन आप आसानी से अभी कर देते हैं, लेकिन उस समय क्या, तो 15 गुना 15 भी करने में आपको है जो दिक्कत होती थी।
एक शिक्षक बालकों के कक्षा में अधिगम को कैसे बढ़ा सकता है, यानी कि हाउ कैन ए टीचर एनहांस चिल्ड्रंस लर्निंग इन द क्लासरूम। तो इसमें विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके, यानी कि कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू या कुछ उस तरह से क्रिएटिविटी कर करके भी बता सकते हैं कि हाँ, जो बच्चों को डायरेक्टली उस पर इम्पैक्ट पड़े उसके ब्रेन पे और वो समझ सके कि हाँ भाई इस तरह से होता है। तो इस तरह से भी बच्चों को समझाया जा सकता है। बाल केंद्रित पाठ बालकों को अग्रसर क्या करता है, तो संपूर्ण विकास, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड लेसन्स टेक चिल्ड्रन फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्या, तो कंप्लीट डेवलपमेंट। उसके सारे पर्सनालिटी को डेवलप करना है, उसमें किस तरह से वो है जो किस तरह से उसके लर्निंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको है जो सिखाना है, उसके कौन सा सब्जेक्ट उसका स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, सारे सब्जेक्ट में उसको बैलेंस करना है। इस तरह से संपूर्ण विकास का जिम्मेदारी है कि बाल केंद्रित पाठ बालकों को अग्रसर क्या करता है, तो संपूर्ण विकास करता है। कारण निम्न में से बाल शिक्षा शास्त्री कौन है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जानते हैं कि 3 क्या है, तो हिस्टोरियन है। हालांकि विश्व युवा दिवस जो मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस जो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये किन की जयंती पे, तो यह विवेकानंद के जयंती पे ही मनाया जाता है। ठीक है। और गिजू भाई बधेका क्या है, तो इसमें से एक बाल शिक्षा शास्त्री यानी कि क्या है, एक चाइल्ड एजुकेशनिस्ट है। वही कक्षा में छात्रों के सीटों को परिवर्तित करने से लाभ क्या होता है कि ये बच्चों के बीच परस्पर संवाद को बढ़ावा देता है। तो कक्षा में छात्रों के सीटों को चेंज करना जरूरी है। क्या होता है कि एक जगह पे लोग बैठते बैठते, जो बच्चा में आपने पढ़ा होगा, तो एक जगह बैठते बैठते आप बोर हो जाते होंगे या उस तरह से आपका कंपेनियन नहीं बन पाता है। लेकिन क्या होता है, और फिर दोस्ती भी बढ़ जाती है, और साथ साथ क्या होता है कि फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, दोनों बंक मारना स्टार्ट कर देते हैं। फिर एक समय के बाद क्या होता है कि जब सीट एक्सचेंज होता है या फिर स्कूल लाइफ से आप कॉलेज लाइफ में जाते हैं, ठीक है, तो उसमें आप देखोगे बहुत सारे दोस्त, बहुत तरह के लोग मिलते हैं, अलग अलग स्ट्रीम से आए हुए जैसे स्टूडेंट्स मिलते हैं। तो उसमें क्या उस तरह के कोऑर्डिनेशन भी बनता है, दूसरे का डायलॉग होता है, तो भी बातचीत होता है, तो समझते हैं कि हाँ भाई इसमें क्या किसकी क्षमता है, कितनी हमें मेहनत करनी है, किस तरह से हमें और भी डेवलपमेंट की जरूरत है। तो यह ऑप्शन सी हो जाएगा 112 का। 113 में टैगोर के अनुसार बच्चों को किस भाषा में शिक्षा देनी चाहिए, तो मातृभाषा में ही शिक्षा देनी। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर का मुख्य फोकस जो रहा है, वो हमेशा कहते हैं कि बच्चों को विद्यालय में ही जाके बांध कर मत रखो, चार दीवारी में मत रखो, उसको क्या करना है, खुली हवा में जीने दो। यानी खुली हवा में क्या, तो उसको नेचुरल थिंग से ज़्यादा इंक्लाइन कराओ। यानी कि जो अगर उसको पढ़ाना ही है तो खुली छत पे, खुली जैसे आसमान में पढ़ाओ, उसमें पढ़ाओ, उसको नेचर से रिलेट करा के उसको समझाओ। तो इस तरह से प्रकृतिवाद से जोड़ते हुए है जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस कंसेप्ट को दिया था। और इसमें कहा कि जो भी शिक्षा होनी चाहिए वो मातृभाषा में ही होनी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में उसे जो सब पढ़ाया जाएगा वो आसानी से वो क्या करेगा, कैच करेगा। ठीक है, जैसे आप गाली वगैरह देते हो, गाली देते हो तो हमेशा है जो अपने क्षेत्रीय भाषा या फिर मातृभाषा में ही देते होंगे, तब आपकी फीलिंग है जो अंदर से ट्रू आती है। ठीक है, ऐसे तो आप जैसे मातृभाषा में बात करें तो अच्छी तरह से आप है जो उसमें समझते भी हैं, और बोलने में भी जाहिर सी बात है मातृभाषा को प्रमोट भी करती है भारत सरकार, और प्रमोट करनी भी चाहिए, क्योंकि आप यही आपका है जो क्या, तो फर्स्ट जो टंग से निकलने वाली भाषा क्या है, तो यही है मातृभाषा। रूसो किसके समर्थक थे, तो जब बालक की स्वतंत्रता का, यानी कि द चाइल्ड्स फ्रीडम, यानी बच्चों को स्वतंत्र रहने दो, उसे जहाँ खेलना है खेलने दो, क्योंकि बच्चे में नहीं खेलेंगे तो फिर तो आगे फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, ये सब इधर उधर करना ही है। लेकिन जब बच्चा है तो उसको खेलने दो, कूदने दो, जितना उसका एनर्जी है एनर्जी उसी में लगने दो, ताकि वो क्या करे, वो स्ट्रांग ही रहे। जैसा कि हम भी बचपन में बहुत ज़्यादा उस तरह से खेलते उछलते कूदते थे, लेकिन अब एक शिथिल लाइफ होती जा रही है। बस ये सब। जॉन डीवी के अनुसार बच्चों में रुचियाँ क्या होती है, तो बातचीत करने की रुचि होती है। यानी कि देखते होंगे जॉन डीवी ने कहा कि बच्चों में एक रुचि होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से है जो अपना शेयर करते हैं, छोटी छोटी ही फीलिंग रहती है, उस समय आप अपना खुद का अनुभव भी है जो देख सकते हैं कि आप कैसे उस तरह से करते थे। एक छोटी सी चीज़ को ऐसा लगता था, जैसे शक्तिमान ये सब देखे होंगे, डोरेमोन ये सब जो अभी चल रहा है डोरेमोन, पहले जो शक्तिमान चलता था, शक्तिमान के अकॉर्डिंग है जो उस तरह से आप इमेजिन करते थे कि हम भी उड़ सके हवा में, इस तरह से उस समय हम लोग के टाइम में चलता था। ठीक है, तो बातचीत करने की रुचि। बच्चों में अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, तो शिक्षकों और छात्रों के बीच में व्यक्तिगत संपर्क भी है जो अनुशासनहीनता जो बच्चे में होती है, यानी कि जो रूटीन फॉलो नहीं कर रहा है या फिर जो होमवर्क दिया गया है उसको फॉलो अप नहीं कर रहा है, तो उसको भी एक दूसरे से समझ के भी किया जा सकता है शिक्षक और छात्र के बीच। अगला है कि एक अच्छा शिक्षक क्या होता है, तो छात्रों से संवाद स्थापित करता है, यानी कि इस्टेब्लिश करता है कम्युनिकेशन विद द स्टूडेंट्स, और उसमें क्या करता है, एक दूसरे को बताता है कि आपकी समस्या है, कैसे किस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए। प्राथमिक शिक्षक में क्या होना चाहिए, तो इसमें धैर्य भी होना चाहिए और प्रेम भी होना चाहिए। यानी कि धैर्य यह है कि तो बच्चे
ऐसा नहीं कि बच्चे उस समय प्राथमिक शिक्षक में क्या होते हैं कि 1 to 5 या फिर जो नर्सरी के बच्चे होते हैं या 1 के क्लास के आसपास होते हैं, तो काफ़ी अच्छे अंडरस्टैंडिंग उसके पास डेवलप नहीं हो पाती है उस समय, तो उसमें कभी कभी पेशाब भी कर देता है, वहाँ पे बैठे बैठे पेशाब भी कर दिया, तो आपको है जो उसमें क्या करना है, धैर्य भी रखना है, प्रेम पूर्वक भी, एज ए गार्जियन, एज ए फादर और एज ए मदर, यदि आप टीचर हैं तो आपको फिर सेवा भी करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपको है जो एक डेवलपमेंट पर्सनालिटी में भी उस तरह से करना है। छात्रों में अनुशासन लाने का सही तरीका क्या होता है, तो शिक्षक का आदर्श व्यवहार और छात्रों और शिक्षकों में संवाद, ये सब क्या करेगा, तो इसको छात्रों में अनुशासन लाने का यह सही तरीका है कि शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक आदर्श होना चाहिए, और छात्रों और शिक्षकों में भी संवाद एक अच्छी रूप लेनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें देखे होंगे कि शिक्षक का कठोर व्यवहार क्या होता है, तो इसमें काफ़ी है जो बच्चों के लिए है जो एक डरावना है जो दृश्य पैदा कर देता है, और बच्चों को फिर उस सब्जेक्ट में भी दिक्कत होने लगती है, जो प्रेम पूर्वक उसको समझाता तो वो समझ लेता। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो गया। शिक्षण क्या है, तो ए और बी दोनों हो गया। तो जैसे कला और कौशल, शिक्षण क्या है यानी कि टीचिंग क्या है, तो व्हाट इज टीचिंग, तो एक आर्ट भी है। टीचिंग जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं तो ये क्या है, हमारी एक कला है, एक मेरी स्किल भी है जो जनरेट हो रही है समय से समय, ये है जो क्या डेवलप होती जा रही है, और फिर हमारे जो कॉन्फिडेंस है और भी बढ़ता जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, तो यही जो टीचिंग है वो क्या है, एक स्किल है, और साथ साथ एक क्या है, एक आर्ट भी है, पढ़ाना एक आर्ट है। जैसे बिहार गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत सारे जो एग्जाम्स हो रहे हैं, टीचर TRE 1, TRE 2, TRE 3 हो गया, अब TRE 4 की जो वैकेंसी आने वाली है, स्टेट की एग्जाम होने वाली है, तो इस तरह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन है जो इस तरह से पूछे जाते हैं, डिस्कशन से इधर उधर क्वेश्चन है जो मैच कराए जाते हैं। तो आपने देखा कि इस तरह से अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अब कट ऑफ की बात कर सकते हैं कि इसमें जो 120 क्वेश्चन में कितने लोग कितने नंबर ला रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन का पेपर हमने एनालाइज किया पूरी तरह से 1 से लेकर 120 तक, तो हमें लगता है कि जहाँ तक इसका जो जनरल का कट ऑफ है जो इसके अकॉर्डिंग रहेगा, तो आपको गवर्नमेंट एग्जाम जो कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस, वो आसानी से मिल जाएगी। और फिर आपको फिर काउंसलिंग होती, रिजल्ट के बाद क्या होगी, काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद फिर आपका कॉलेज अलॉट किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ प्राइवेट कॉलेज भी है, वहाँ भी आपका एडमिशन फिर होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो जनरल कट ऑफ क्या होने वाली है, तो 81 से 84 के बीच में जिनका मार्किंग है वो है जो थोड़ा सा निश्चिंत हो सकते हैं कि 81 से 84 तक कट ऑफ क्या हो जाएगा। तो जनरल कैटेगरी में जो आने वाले हैं, तो 81 से 84 के आसपास जो कट ऑफ है, क्वेश्चन का लेवल देखते हुए इस तरह से कर सकते हैं। तो ओबीसी का 76 से 80 के बीच में जिनका भी आ रहा है, 76 से 80, 36, एक आध दो क्वेश्चन आगे पीछे भी एक आध दो नंबर कर सकते हैं। यही बहुत ज़्यादा क्या है, तो एक एक्सपेक्टेड है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि यही होना होगा, लेकिन आसपास इसी के रह सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करें, तो 76 से 80 के बीच में यह कट ऑफ रहने की संभावना है, 76 से 80, और ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग दोनों का है जो आसपास ही रहेगा, या एक दो नंबर आगे पीछे या बराबर भी रह सकता है। एससी कैटेगरी शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो 61 से 66 के बीच में इसकी कट ऑफ रहने की संभावना 61 से 66, और एसटी की बात करते हैं तो 65 से 69, जो पहले जो कट ऑफ जाती रही है जो इसके अकॉर्डिंग इस तरह से तैयार किया गया है कि आसपास ही रह सकता है। जो क्वेश्चन का लेवल है आपने देखा, तो उस तरह से एक है जो एक्सपेक्टेड किया जा सकता है। 65 से 69 एसटी का, और बीसी जो बैकवर्ड क्लासेस में वीमेन है, महिलाएं हैं, उसका कट ऑफ है जो 66 से 70 के बीच में रह सकता है। ठीक है, इसमें भी कुछ सीट रिजर्व की गई है। पीडब्ल्यूडी यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनका भी कट ऑफ क्या रह सकता है, तो उनका 56 से 60 के बीच में, या फिर 55, 56, 57, 58 के बीच में इस तरह से रह सकता है। तो जिनका भी इस तरह से कैटेगरी में जिनका भी नंबर इस तरह से आ रहा है, मार्क्स आ रहा है, तो है जो अपना आगे का प्रोसेस है जो फिर जैसे ही रिजल्ट आएगा फिर क्या आपकी काउंसलिंग होगी, उसके लिए आप तैयार रहें, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा क्लियर रखें। ठीक है, तो अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कैसा रहा वीडियो, कैसा कट ऑफ है, तो ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि कट ऑफ आपके नंबर इतना आ रहा होगा जोड़ के, जैसा कि आंसर के रिलीज किया गया है, 2-3 क्वेश्चन उसमें है जो गलत भी है। ठीक है, उसका आंसर की हो सकता है फाइनली जब आंसर की दिया जाए तो उसमें है जो उसको कवर अप किया जाए। ठीक है, तो भी आप है जो इसको मिलान कर सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो 5 मार्च को नहीं क्या तो 8 मार्च को मनाया जाता है, तो यह क्वेश्चन है जो गलत दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया साहित्य के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में नहीं, ये भी है जो गलत दिया गया आंसर है। ठीक है, तो आंसर की आपका मौजूद है, साइट पे मौजूद है, साथ ही साथ है जो आपका पब्लिश जो टेलीग्राम पे भी इसका वीडियो है जो वीडियो, और साथ साथ इसका जो आंसर की है जो वो आपको हम प्रोवाइड कर देते हैं, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपके लिए भी एडिटोरिया क्लासेस के द्वारा या एडिटोरिया के द्वारा इस तरह से
यूट्यूब चैनल पे भी आपके लिए कुछ क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी आगे टीचर की तैयारी करने के लिए, जो TRE 4 की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।